स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन इन यूकैरियोटिक्स। अभी तक हमने समझ लिया कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है यूकैरियोटिक्स में। प्रोकैरियोटिक्स के लिए तो ट्रांसलेशन प्रोसेस बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका कपल्ड रिएक्शन टाइप का होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही साथ हो जाता है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन खत्म, ट्रांसलेशन तुरंत उसी की जस्ट बाद हो जाता है, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन उनमें नहीं है। बट यहाँ पास कॉम्प्लिकेशन हमारे केस में आएगी, यानी यूकैरियोटिक्स के केस में आएगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उनके केस के लिए ये प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसलेशन इन यूकैरियोटिक्स। तो यूकैरियोटिक्स में ट्रांसलेशन किस तरह से होता है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रांसलेशन में क्या क्या यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, क्या क्या सब यूनिट्स या यूनिट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो कि पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद करेंगे। तो ट्रांसलेशन में पहला चीज तो आ जाता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये समझ लो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता क्या है, ये समझ लेने से ज्यादा समझ आए। देखो, ट्रांसलेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एमआरएनए के थ्रू एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की जाती है। स्पेसिफाइड प्रोडक्ट जैसे प्रोटीन या फिर एमिनो एसिड, इन सब की फॉर्मेशन की जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो ट्रांसलेशन में क्या क्या चीजें से यू पार्टिसिपेट करेंगी, पहला तो टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए इसे और क्या बोला जाता है, एसआरएनए भी बोला जाता है, एसआरएनए भी बोला जाता है। एसआरएनए यानी सॉल्युबल आरएनए। सॉल्युबल आरएनए मतलब इसे सॉल्युबल आरएनए टीआरएनए क्यों बोला जाता है, टीआरएनए को एज ए सॉल्युबल आरएनए इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक, इसलिए टीआरएनए आ जाएगा एक पार्टिसिपेंट। दूसरा आ जाएगा यहाँ एमआरएनए भैया, एमआरएनए के बिना तो ऐसा कुछ काम होगा ही नहीं है, तो यहाँ एमआरएनए भी एक पार्टिसिपेंट आ जाएगा। तीसरा यहाँ पास सब यूनिट यानी एस राइबोसोमल आरएनए भी पार्टिसिपेट करेगा। एस सब यूनिट बोल सकते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सब यूनिट्स मतलब एक दो यूनिट्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट। तो इसका आगे जाके देखेंगे क्या केस है। मेनली टीआरएनए पार्टिसिपेट करेंगे, एमआरएनए पार्टिसिपेट करेंगे, राइबोसोमल सब यूनिट्स पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट उसी के साथ साथ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स फॉर्मेशन, एमिनो एसिड्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। एमिनो एसिड्स ही तो मिल मिल के पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे और पॉलीपेप्टाइड फर्दर प्रोटीन बनाएगा, और जो अपने को चाहिए, जिसके लिए अभी तक अपन इतना तामझाम कर रहे हैं, कितने देर से शुरू से लेकर के पढ़ रहे हैं ये चैप्टर के, डीएनए के एकदम खोज कर डाले हैं अपन इसके चक्कर में। ठीक है, एकदम अंत से लेकर कहां से स्टार्ट किया, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, किस तरह से उसने डिस्कवरी कर पाया, ये 2 चैप्टर से लगातार यही पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लेट हो रहा होगा आने में भाई लोग, पर आई थिंक सो सॉरी उसके लिए, बट मैं ट्राई करूंगा कि टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड होते रहे। चलिए, तो आ जाएगा एमिनो एसिड्स। तो ये सारे के सारे यूनिट्स पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसलेशन में यूकैरियोटिक्स के। अब मैंने ये सारे के सारे यूनिट, अब जो यहाँ पर एक चीज जो समझने वाली है, इसी के थ्रू समझ लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसलिए मैंने डायग्राम भी बनाया है। ठीक, डायग्राम भी बनाया है। अब एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट को तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रांसिस क्रिक। ठीक, फ्रांसिस क्रिक ऐसे मतलब जेनेटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने टीआरएनए के बारे में पहली बार बताया था, यानी ट्रांसफर आरएनए के पहली बार बताया था कि उसका ट्रांसफर आरएनए एज ट्रांसलेशन प्रोसेस कर मतलब ऐसे एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने में मदद करता है, जो कि डीएनए से बनते हैं, जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट जैसे कि प्रोटीन, एमिनो एसिड, ये सारी चीजें फॉर्मेशन करने में मदद करता है। टीआरएनए एक एमिनो एसिड को कंसिस्ट करता है, जो कि टीआरएनए की एक और खासियत होती है कि ये पूरे के पूरे एमआरएनए की स्ट्रैंड को पहले रीड कर लेता है। उस रीड करने के कारण वो एक स्पेसिफाइड एंटीकोडॉन्स क्रिएट कर देता है। एक स्पेसिफाइड एंटीकोडॉन्स क्रिएट करने के कारण उसी के स्पेसिफाइड एंटीकोडॉन्स के साथ साथ उसके थ्रू जो प्रोडक्ट यानी जो एमिनो एसिड लिंकेज के थ्रू फॉर्मेशन होगी,
तो वही एमिनो एसिड को वो कंटेन करता है, और यही एमिनो एसिड फर्दर पॉलीपेप्टाइड मत बोलो, पेप्टाइड बॉन्ड बोलो, ठीक है, करेक्ट वर्ड, PPTID पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, और यही पेप्टाइड बॉन्ड फर्दर ये वाले पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, ये वाला एमिनो एसिड इसके साथ जुड़ जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, मतलब ये यहां पास से उठेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड रहेगा, पेप्टाइड, PEPTID पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब और इसी तरह से आएंगे ट्रांसफर आरएनए, ये फर्दर ये इधर खिसक के आएगा, फिर एक नया आएगा, फिर उसके साथ ये फिर से इसके साथ जुड़ जाएंगे, मतलब ये धीरे 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 ऐसे करते करते बहुत सारे एमिनो एसिड्स जुड़ जाएंगे, ठीक है। एमिनो एसिड्स, एक बात को ध्यान रखना, एक स्पेसिफाइड कोडॉन सी एक स्पेसिफाइड एमिनो एसिड के लिए फॉर्मेशन करता है, एमिनो एसिड के लिए कोडिंग करता है, जैसे कि यहां पास UCA, ठीक, इसका जस्ट एंटी कोडॉन क्या आ जाएगा, AGU, तो ये दोनों मिल करके, ये पूरा का पूरा बेस पेयरिंग मिल करके SER के लिए कोड करते हैं, ये अमीनो एसिड SER के लिए, सीरीन के लिए कोड करते हैं, और इसी तरह से AUG ये किसके लिए कोड करता है, T/R के लिए कोड करता है। ये सारे के सारे एमिनो एसिड्स के नाम है, जो कि एक दो ठोक आप 3-4 याद कर लेना, ज्यादा से ज्यादा कोई जरूरत नहीं है ज्यादा याद करने की, एग्जाम में आया तो जस्ट उसी को लिख देना है, ठीक। चलो, और मैं आखिरी में इस चैप्टर के एंडिंग के समय कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स बता दूंगा कि जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और भाई मजेदार भी है, उनके प्रोसेस को, उनके फंक्शंस को जानने हुए तो भाई मजा आ जाएगा। चलो, तो आ जाएगा पूरा का पूरा, मतलब अभी तक जिसमें ये पूरा प्रोसेस, इसके बाद अपने पास पॉलीपेप्टाइड इसी तरह से मिल जाएगा, इसमें क्या पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ जुड़ के एमिनो एसिड पूरा का पूरा एक पॉलीपेप्टाइड बना लेंगे, यही पॉलीपेप्टाइड फर्दर फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोटीन्स में, और प्रोटीन्स पूरा ब्लड के थ्रू अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, और वहां पास से वो फूड को ब्रेक डाउन करेगा, और डाइटिंग पॉसिबल हो पाएगी, भाई खाना पचा पाओगे, नहीं तो यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। वीडियो तो क्लियर है ना, एक बार लेट मी चेक, वॉइस क्वालिटी ओके, ठीक है, वीडियो क्वालिटी ओके। चलो, तो ये पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पास फ्रांसिस क्रिक ने ऐसा सारी चीजें बता दी कि हाँ, एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा आरएनए रहता है, tRNA, यानी एक ऐसा आरएनए रहता है जो कि फर्दर ये एक एमिनो एसिड की स्पेसिफाइड एमिनो एसिड्स को कंसिस्ट करता है, इसमें कुछ कोडिंग पार्ट्स रहते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट में एक प्रोडक्ट फॉर्म रहता है। प्रोडक्ट फॉर्म मतलब बोलो कि एक एमिनो एसिड कंटेन करता है। अब वही जैसे ही कोडिंग पॉसिबल हो जाएंगी, और इसके बाद कोडिंग होने के जस्ट बाद ये इसके बाद एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ करके एमिनो एसिड क्या पॉलीपेप्टाइड्स बना लेंगे, ठीक। अब ये पूरे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, अब ये tRNA, ये जनरली क्या मैंने बनाया है, एक tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए बनाया है। ये ट्रांसफर आरएनए के पूरे स्ट्रक्चर को क्लोवर लीफ मॉडल बोला जाता है। ये क्लोवर लीफ मॉडल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी भाई। चलो, क्लोवर लीफ मॉडल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और जनरली इसका शेप कुछ लीफ टाइप का दिखता है। क्लोवर लीफ एक लीफ है जो इसका स्ट्रक्चर एकदम इसी तरह से है, तो इसलिए उसके टाइप दिखता है। तो उन्होंने ऐसा ये से एक अगर बोला जाए कि ये tRNA का क्लोवर सी जो tRNA का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं है, हमेशा समझ के चलो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि अनयूजुअल जिसने रिसर्च की है उसने अपना ये स्ट्रक्चर दिया है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नहीं होता, मैं बताऊंगा कैसा दिखता है। तो इस स्ट्रक्चर का क्या बोलते हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर tRNA का होता है उसे क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बोला जाता है, या फिर सिंपल क्लोवर लीफ मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पूरा का पूरा क्लोवर लीफ मॉडल हो जाएंगे, ठीक। अब ये क्लोवर लीफ अब जो अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर या फिर मेन जो स्ट्रक्चर होता है tRNA का, वो किस तरह से होता है। मेन स्ट्रक्चर का बात करोगे तो इन्वर्टेड एल का जस्ट उल्टा ले लो, मतलब यहां पास ऊपर में एमिनो एसिड प्रेजेंट रहेगा, यहां पास कुछ बेसिस प्रेजेंट रहेंगे, 3
तीन कोडोन्स प्रेजेंट रहेंगे, मतलब 3 नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट रहेगा जो कि कोडिंग फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पास एमिनो एसिड्स भैया उसके साथ लिंक होके एक चार्ज अमीनो एसिड बन के दूसरे के साथ लिंक होते जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा पूरा प्रोसेस। तो ये आई थिंक सो ये पूरा का पूरा क्लोवर लीफ से समझ आ गया होगा। और इसी में बढ़ते हैं। फ्रेंसिस क्रिक की एक खास बात थी कि ये जो टी मतलब टीआरएनए की फॉर्मेशन थी, टीआरएनए क्या होता है, ये सारी चीजें जैसे ही कोडोन्स बन नहीं पाए थे, कोडोन्स की जल्दी उस समय डिस्कवरी नहीं हुई थी कि ये कोडोन्स ये कोड करेंगे, ये कोडोन्स ये कोड करेंगे, या फिर कोडोन्स के बारे में कोई इतना जानता भी नहीं था, तभी इस टीआरएनए की उससे पहले ही डिस्कवरी हो गई थी। मेरे को लगा ये हिस्ट्री से रिलेटेड है तो आपको बता देना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। चलो एक फैक्ट है भैया, जैसे कि पहले आग जलाना लोग सीखे नहीं, उससे पहले ही लाइटर बन गया। तो ये एक अजीब है, पहले बोलते हैं ना माचिस से पहले लाइटर का आविष्कार हुआ है, मतलब मैच स्टिक बना नहीं, उससे इजी चीज बनी नहीं, उससे हार्ड चीज बन गया, लाइटर बन गया पहले। तो ये थोड़ा सा है। तो इसी तरह से कोडोन्स की खोज हो नहीं पाई थी, उससे पहले ही ट्रांसफर टीआरएनए की खोज हो चुकी थी। अगर एग्जैक्ट कोई पूछे टीआरएनए का शेप क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इन्वर्टेड एल बोल देना, ठीक है, कोई सामने वाला आपको काट नहीं पाएगा। तो ये हो जाएगा अपना ट्रांसलेशन में अभी जस्ट आगे भी पढ़ेंगे, यहीं छोड़ के भागना मत, रुको। स्टार्ट करते हैं, इसी में पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ट्रांसलेशन इन यूकैरियोटिक्स में ही। अब अभी तक तो हमने क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ लिया, किसने ट्री ट्रांसफर टीआरएनए की डिस्कवरी की, फ्रांसिस क्रिक, उनके बारे में पढ़ लिया। अब स्टार्ट करते हैं आखिरकार ये प्रोसेस पूरा होता किस तरह से है। जैसे मैंने बनाया 1 नंबर दिख रहा है, उसी तरह से प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले जो अपने पास टीआरएनए रहता है, टीआरएनए, उसकी सबसे पहले चार्जिंग होती है, ठीक है। चार्जिंग में क्या होता है, CHAR, चार्जिंग होती है पहला प्रोसेस। चार्जिंग होने के लिए ट्रांसफर टीआरएनए को के ऊपर जो ये सारे के सारे क्या लगे, एमिनो एसिड, ये जैसे कि एक टीआरएनए हो गया, टीआरएनए। अब इसके जस्ट ऊपर जो एमिनो एसिड लगा है, जैसे GLY ही देख लेते हैं, ठीक है, GLY। तो इसके ऊपर जो एमिनो एसिड लगेगा, इस एमिनो एसिड की लगने के कारण ये टीआरएनए एज क्या कहा जाएगा, चार्ज टीआरएनए। तो सबसे पहले तो यही होता है कि सबसे पहले टीआरएनए की चार्जिंग होती है, मतलब ट्रांसफर आरएनए की चार्जिंग होगी। और ट्रांसफर आरएनए की चार्जिंग करने के लिए अपने को क्या सप्लाई करना पड़ेगा, एटीपी यानी एनर्जी, सिंपल बोल समझ लो, एटीपी क्या है, एनर्जी। तो इसके लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसी एनर्जी, जब अपन एनर्जी सप्लाई करते हैं, और ये पूरा प्रोसेस होता है एक एंजाइम के थ्रू, जिसे एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसाइज एंजाइम बोला जाता है, ठीक। ये एंजाइम के कारण ही एमिनो एसिड किसी भी ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ जाता है, और ट्रांसफर आरएनए के साथ अगर वो जुड़ गया तो फर्दर अपना ट्रांसफर आरएनए क्या कहा जाएगा, एक चार्ज टीआरएनए कहा जाएगा, ठीक। तो एक चार्ज टीआरएनए, और इसी को एक चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी प्रोसेस बोला जाता है। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट है इस एंजाइम का, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसाइज एंजाइम। तो इस एंजाइम को याद रखना, क्योंकि यही एंजाइम क्या करेगा, टीआरएनए को चार्ज करने में मदद करेगा, ठीक। अब जैसे ही चार्जिंग कंप्लीट, अब आ जाएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट समझ लो, इसका नेक्स्ट प्रोसेस समझ लो। जैसे अब इसमें सेकेंडली आते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स, और सिंपल समझ सकते हो राइबोसोमल आरएनए। इसमें राइबोसोमल जो होते हैं वो 2 फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं, एक तो स्मॉल यूनिट में और एक लार्ज यूनिट में। अगर राइबोसोम की सिंपल बात करोगे, एक राइबोसोम की सिंपल बात करता हूं, RIBOSOME, ठीक। राइबोसोम की एक सिंपल बात करते हैं तो उसमें करीब करीब 80 यानी 80, ठीक है ना, 80 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन से मिलकर के वो बना हुआ होता है। ये इनएक्टिव स्टेट्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एक स्मॉल यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट में, स्मॉल सब यूनिट में डिवाइड रहता है, और दूसरा एक लार्ज सब यूनिट में ये डिवाइड रहता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। अब जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो सबसे पहले आकर के एमआरएनए के साथ, एक फुल्ली मैच्योर्ड एमआरएनए के साथ अटैच होता है, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है अपना
पहला प्रोसेस इनिशिएशन, ये भी 3 प्रोसेस इसमें कंप्लीट होगा। इनिशिएशन INITIAT इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। ये 3 प्रोसेसेस में ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। इनिशिएशन प्रोसेस में होता क्या है, राइबोसोमल आरएनए mRNA के साथ सबसे पहले जुड़ जाता है। और राइबोसोमल आरएनए में से कौन सा आरएनए सबसे पहले जुड़ेगा, क्योंकि इनएक्टिव स्टेट में तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक तो स्मॉल सब यूनिट में, दूसरा लार्ज सब यूनिट में। तो सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट आके इसके साथ अटैच होगा और वहीं स्टार्ट हो जाएगा अपना पहला प्रोसेस इनिशिएशन। अब इनिशिएशन प्रोसेस में स्मॉल सब यूनिट में जैसे ही अरेंज हो जाएगा, अब यहां पास पहला, मतलब सिंपल तो बोल सकते हो, स्मॉल सब यूनिट के अटैच होते ही फिर लार्ज सब यूनिट इसके साथ अटैच होने चल देगा, और लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट्स के साथ बाद में अटैच हो जाएगा, और ये दोनों यूनिट्स बना करके एक कंप्लीटली राइबोसोमल सब यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। या फिर बोल सकते हो स्मॉल यूनिट प्लस लार्ज यूनिट एक पूरा का पूरा राइबोसोम क्रिएट कर लेते हैं। अब ये राइबोसोम का एक पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ क्रिएट कर देता है, जो कि क्या करेगा, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कैटेलाइज्ड करेगा और दूसरा मेंटेन करेगा, ताकि इसमें कोई अनब्रेकिंग ना हो, कोई भी डिग्रेशन ना हो, कोई भी ब्रेक डाउन ना हो कहीं पास भी। ठीक है, चलो, तो ये राइबोसोमल सब यूनिट लार्ज स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट के साथ अटैच होता है, बट एक कंडीशन, ये इस तरह से अटैच होता है, मतलब एक कंडीशन को ऐसा मेंटेन करके रखता है कि दैट स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जब लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट के साथ जुड़ेगा तो AUG, ठीक, AUG क्या करता था, AUG ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता था। ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए अपने पास एक कोडिंग होनी चाहिए थी। सबसे पहले ट्रांसलेशन प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है, AUG से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, इसी कोडोन से। तो ऐसा राइबोसोमल स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट ये मेंटेन करता है कि जहां पास से वो लार्ज सब यूनिट के साथ अटैच हो, वहां पास AUG प्रेजेंट हो। ठीक, AUG कोडोन्स प्रेजेंट हो, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस अटैच हो जाते हैं। अब ये अटैचमेंट होने के कारण एक चार्ज tRNA, 2 टाइप के आरएनए tRNA होते हैं। ठीक है, एक चार्ज tRNA होता है, एक अनचार्ज tRNA होता है। अभी जो अपने पास आ रहा है वो चार्ज tRNA आ रहा है। अब जब उसके ऊपर जो एमिनो एसिड है वो रिमूव हो जाएगा तो वो अनचार्ज tRNA बन जाएगा। ठीक है, तो एक पहला tRNA आएगा और यहां पास आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, और यहां पर जैसे ही अटैच, सारा चीज क्लोज, इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, पहला चीज जैसे ही क्लोज हो जाएगा, मतलब अटैच हो जाएगा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ साथ इसके mRNA के साथ। ये जो ट्रांसफर tRNA होते हैं, ये तो क्या करते हैं, ये कैसे वर्क करता है ट्रांसफर tRNA पहले ही बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूं। ट्रांसफर tRNA सबसे पहले mRNA के कोडिंग्स को रीड कर लेते हैं। जितने भी इसमें कोडोन्स प्रेजेंट हैं वो सारे कोडोन्स को 3-3 पेयर्स को रीड कर देते हैं, और वो 3-3 पेयर के हिसाब से वो एंटी कोडोन्स ब्रिंग करके लाते हैं। जैसे इसके पास क्या था, GCA, तो उसका जस्ट एंटी कोडोन्स क्या हो जाएगा, G के साथ क्या जुड़ता है, C, और G के साथ क्या जुड़ता है, C, और U के साथ क्या जुड़ता है, A। तो जस्ट इसका अपोजिट यहां पास ब्रिंग करके ट्रांसफर tRNA लेके आएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। हाँ, ट्रांसफर tRNA के पास वही अमीनो एसिड होगा जो कि वो 3 कोडोन्स कोड करेंगे। ठीक है, वही हमेशा, जैसे कि ये ट्रांसफर tRNA के पास, जैसे कि ये वाले बात कर लेते हैं, ये ट्रांसफर tRNA जैसे CAA हमेशा VAL के लिए ही कोड करता है, तो इसके पास हमेशा अमीनो एसिड VAL ही रहेगा। ठीक, तो एक ट्रांसफर tRNA आएगा, इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा और ये प्रोसेस यहीं कंप्लीट। हाँ, एक चीज इस इनिशिएशन प्रोसेस में और ध्यान देते चलो, फिर इलोंगेशन में जाएंगे। UTR, ठीक, UTR क्या होता है, अनकोडिंग सीक्वेंस होते हैं, एक टाइप का अनकोडिंग सीक्वेंस, मतलब ये पूरे के पूरे मैसेंजर आरएनए में UG जहां पास से अपना प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उस प्रोसेस के बाद से 5 प्राइम पहले से कुछ
चीजें रहती है जिसकी कोडिंग नहीं होती है। जैसे यहाँ पास ये राइबोसोमल सब यूनिट यहाँ से जुड़ा, मान लेते हैं AUG से यहाँ से जुड़ा होगा, ठीक है, ये वाले से जुड़ा होगा, ये पूरा प्रोसेस है। अब इसके पहले जो प्रेजेंट है उनकी कोडिंग नहीं होती है, मतलब ऐसा रहता है कि कुछ अनकोडेड पार्ट्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि mRNA में जिनकी कोडिंग नहीं होती है, ठीक है। वो 5 प्राइम एंड में भी प्रेजेंट रहते हैं और 3 प्राइम एंड में भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं, ठीक। तो इनकी कोडिंग नहीं होती है। ये 5 प्राइम 3 प्राइम में दोनों में प्रेजेंट, 5 प्राइम के जस्ट पहले प्रेजेंट रहते हैं और 3 प्राइम के जस्ट बाद प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, प्रमोटर से लेकर के मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। चलो, तो जैसे ही ये पहला प्रोसेस tRNA इसके साथ जुड़ा तो अपना पहला प्रोसेस यहीं पास इनिशिएशन कंप्लीट। अब जैसे ही दूसरा tRNA इसमें जुड़ने के लिए आएगा, मान लेते हैं दूसरा tRNA यही है, ठीक है, ये इसमें जुड़ने के लिए आ रहा है, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा दूसरा प्रोसेस, यानी दूसरा फेज इलोंगेशन का, ठीक। तो इलोंगेशन समझते हैं। अब इलोंगेशन में क्या होगा, इलोंगेशन प्रोसेस में जो भी अपने पास ट्रांसफर tRNA रहेगा, उसके पास जो भी एमिनो एसिड आएगा, मान लेते हैं ये सेकंड इसके साथ आया और यहाँ आके जुड़ गया, ये पहला हो जाएगा, सॉरी ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा मान लेते हैं, ये अभी आके जुड़ गया है। अब ये जुड़ गया है तो जो भी इसके पास पॉलीपेप्टाइड्स रहेंगे, ठीक है, जो इसके पास एमिनो एसिड, अभी ये तो पूरा का पूरा बहुत सारा बन गया तो पॉलीपेप्टाइड बन गया, मान लेते हैं सिंगल है, तो सिंगल जो एमिनो एसिड रहेगा ये यहां से रिमूव होगा, यहां से रिमूव होगा और एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करके इस tRNA पे, मतलब यहां पास नहीं, सॉरी यहां पास आकर के इसके जस्ट ऊपर में पॉलीपेप्टाइड PEPTID पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ बॉन्ड के कारण जुड़ जाएगा, बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा और एक पॉलीपेप्टाइड बना लेगा इसके ऊपर, ठीक। दो मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सिंगल को पेप्टाइड बोला जाता है, दो को वो क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। तो एक पॉलीपेप्टाइड बना लेता है और ये फर्दर इसमें जो अपने पास जो भी राइबोसोमल सब राइबोसोमल लार्ज राइबोसोमल रहता है उसमें दो रीजन्स प्रेजेंट रहते हैं। एक रहता है अपना पी, मेनली अगर बात करेंगे तो ऐसे तो नॉर्मल 3 पढ़ाया जाता है, बट मेनली अगर बात करता हूं तो इसमें 2 साइड्स प्रेजेंट रहते हैं, एक तो पी साइड प्रेजेंट रहता है और दूसरा ए साइड प्रेजेंट रहता है, ठीक। पी साइड पे जो भी ट्रांसफर tRNA आएगा वो हमेशा ए साइट पे आएगा और जैसे ही ये आगे राइबोसोमल सब यूनिट इधर साइड मूव करते जाएगा तो ये वाला tRNA इसके ऊपर और इसके जस्ट पी साइड के जितने भी एमिनो एसिड्स हैं वो रिमूव होके इधर साइड आते उसके ऊपर ए साइड में ट्रांसफर होते जाएंगे, फिर ए साइड वाला पी साइड में वापस आ जाएगा क्योंकि नया ट्रांसफर tRNA आके यहाँ जुड़ेगा और जैसे ही नया जुड़ेगा तो ये पूरा का पी साइड के जितने भी पेप्टाइड्स थे इसके ऊपर फिर से आ जाएंगे, मतलब ये एक के बाद एक शिफ्ट होते जाता है और जितने इधर साइड से पीछे से जैसे कि यहाँ पास UAC हो रहा होगा एक ट्रांसफर RNA एंटीकोडॉन्स के साथ अपने, तो ये जैसे इसके ऊपर का रिमूव हो जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएंगे प्रोसेस और ये यहाँ पास से रिमूव होके निकल जाएगा ये ट्रांसफर, मतलब ये अनचार्ज tRNA यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक। और ये ऐसा प्रोसेस चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा, जब तक ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए कोड नहीं कर देते या फिर एक एंडिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते। कौन से पॉइंट तक, UTR अनट्रांसलेटेड रीजन्स तक नहीं पहुंच जाते। अनट्रांसलेटेड रीजन्स मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन 3 प्राइम के अनट्रांसलेटेड रीजन तक नहीं पहुंच जाते जहां पास से आगे कोडिंग नहीं होगी, फिर वहीं पास से ये पूरा का पूरा रिलीजिंग फैक्टर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और ये पूरा ब्रेक डाउन होगा। उससे पहले थोड़ा सा और समझ लो इलोंगेशन प्रोसेस, ठीक। अब ये धीरे धीरे करके एक के ऊपर एक करते जाएंगे और ये एट दी पॉइंट बोल सकते हो, एट दी एंड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। जैसे मान लेते हैं एट एंड पॉइंट पे पहुंच गए, तो जैसे ये एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे तो यहां पास से इलोंगेशन प्रोसेस कंप्लीट। अब आ जाएगा आखिरी प्रोसेस, टर्मिनेशन प्रोसेस। टर्मिनेशन प्रोसेस पे होगा क्या, जो भी टर्मिनेशन प्रोसेस पे ये सारे के सारे राइबोसोमल सब यूनिट्स ब्रेक डाउन कर जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे क्योंकि यहाँ एक रिलीजिंग फैक्टर से अप्लाई होगा। इस रिलीजिंग फैक्टर के अप्लाई होते ही ये सारी चीजें ब्रेक डाउन हो जाएंगी और ब्रेक डाउन होने के कारण ये सारी चीजें डिसोसिएट होके अपने पास जो ये पॉलीपेप्टाइड का एक लॉन्ग चेन मिल जाएगा और यही पॉलीपेप्टाइड
का लॉन्ग चेन ये वाला मान लेते हैं, ये इतना पूरा मिला है, ठीक है, ये पूरा लॉन्ग चेन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और डाइटिंग के लिए आ जाएगा प्रोटीन में फॉर्म हो गया, ठीक है। क्या टर्मिनेशन प्रोसेस पे एक रिलीजिंग फैक्टर अप्लाई होगा, ये पूरी चीजें डिसोसिएट हो जाएंगी, सारे के सारे बेसेस जहां जहां अपनी जगह पे थे अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे वापस लौट जाएंगे, ठीक, ताकि नेक्स्ट टाइम पे वापस इनका यूज हो तो वापस टीआरएनए उसके ऊपर एमिनो एसिड फिर प्रोटीन की सिंथेसाइज करते रहने के लिए ये पूरा प्रोसेस वापस कलेक्ट हो सके। तो जितना राइबोसोमल सब यूनिट हिस्सा अपने जगह पे चल देगा, टीआरएनए अपने जगह पे रिस्पेक्टिव लोकेशन पे चल देगा, एमआरएनए ब्रेक करके ये क्या था, एमआरएनए ब्रेक करके टोटल क्या बना लेगा, टोटल बेसिस में कन्वर्ट होके अपनी जगह पे न्यूक्लियस पे वापस लौट जाएंगे। और यहां पास से अपने पास एक लॉन्ग इस तरह का पॉलीपेप्टाइड मिल जाएगा, पॉलीपेप्टाइड मिल जाएगा, पॉलीपेप्टाइड मिल जाएगा। पॉलीपेप्टाइड फर्दर प्रोटीन्स में चेंज होएगा, PROTIENS प्रोटीन्स में चेंज हो जाएगा और प्रोटीन्स से ये फर्दर ब्लड में मिक्स हो करके ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम तक, डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच जाएंगे। और जो डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे कि फूड की ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, उसके लिए बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, मसल्स की डेवलपमेंट के लिए, सेल की डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो सारी चीजों में यूटिलाइज होना चालू हो जाएंगे। तो एक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक सो कि ये प्रोसेस यही कंप्लीट हो गया और आपको समझ आ गया होगा। ट्रांसलेशन थोड़ा मजेदार था, ठीक, ट्रांसलेशन थोड़ा लंबा चौड़ा था बट मजेदार था। इसमें एक एक पॉइंट जो बताया हूं उसका नोट्स आई थिंक सो मिल तो जाना चाहिए, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना, पासवर्ड दे देना पीडीएफ को खोलने के लिए जेपी वर्ल्ड। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स, अभी कोडोन्स बाकी है, किस तरह से कोडिंग होता है वो भी बाकी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट छोड़ना मत, एग्जाम में आता ही है जरूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।